जब खामोशी को शब्द मिलते हैं तो एक कहानी बनती है। ऐसी कहानी में शब्दों का शहर बसता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं कहानियां सुनाता हूँ। बरसात के दिनों में लाला हरिचंद के घर कॉलेज की बैठक हुई। बाहर से आने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल खोलने का प्रस्ताव रखा गया। फिर गणेशीलाल ने लाला हरिचंद के पुराने घेर को हॉस्टल बनाने का सुझाव दिया। विरोध के बावजूद प्रस्ताव मंजूर हो गया और उसी जर्जर इमारत का किराया 245 रुपए प्रति माह तय कर दिया गया। साथ ही हॉस्टल के सामने गणेशीलाल के भाई का होटल खोलने की योजना भी बनाई गई। छात्रों की भलाई के पीछे कुछ लोगों का निजी स्वार्थ साफ दिखने लगा। हॉस्टल का सुप्रिटेंडेंट बनने पर सत्यव्रत खुश था, लेकिन जयप्रकाश ने बताया कि इसके पीछे मैनेजमेंट का स्वार्थ छिपा है। उसके अनुसार हॉस्टल छात्रों से ज्यादा कुछ लोगों की कमाई का साधन बन चुका था। इसी बीच विमला और सत्यव्रत के बीच अपनापन बढ़ने लगा। मन की उलझनों और कॉलेज की राजनीति से परेशान सत्यव्रत ने अपने गुरु स्वामी जी से मार्गदर्शन मांगने का निर्णय लिया। गणेशीलाल के भाई सोहन का गांव वालों से झगड़ा हो गया। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। कोतवाली में जयप्रकाश को समझ आया कि यहाँ सच से ज्यादा समझौते की कीमत है। उधर हॉस्टल के छात्र प्रिंसिपल उत्तम चंद के खिलाफ भड़क उठे, लेकिन जयप्रकाश ने उन्हें शांत किया। साथ ही यह भी पता चला कि छात्रों से फिर से कृषि योजना के नाम पर बेकार करवाने की तैयारी हो रही है। इन घटनाओं के बाद सत्यव्रत को भी महसूस होने लगा कि कॉलेज के लगभग हर फैसले के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा है। सत्यव्रत ने हॉस्टल में अनुशासन और संस्कार का माहौल बना दिया। छात्र उसका सम्मान करने लगे। इसी बीच विमला के साथ उसका लगाव और भी गहरा होने लगा। एक दिन उसे घर छोड़कर लौटने के बाद वह सारी रात बेचैन रहा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके दरवाजे की साकल खटखटा रहा हो। उसी रात उसे पहली बार अपने प्रेम का एहसास हुआ। सत्यव्रत अब भी मैनेजमेंट की नीयत पर भरोसा करता था, लेकिन जयप्रकाश ने उसे समझाया कि हर अच्छे काम के पीछे अच्छा इरादा नहीं होता। उसने कहा कि जब जाल की चमक उतर जाएगी तब उसके फंदे भी दिखाई देने लगेंगे। दूसरी ओर विमला के प्रति बढ़ता लगाव सत्यव्रत को उलझाने लगा। अब वह अपने आदर्शों, भावनाओं और कॉलेज की राजनीति के बीच फंस चुका था। हॉस्टल के छात्रों ने गणेशीलाल के भाई के होटल में खाना छोड़ दिया, जिससे उसका कारोबार ठप पड़ने लगा। यह देखकर लाला हरिचंद ने जयप्रकाश को छात्रों को मनाने के लिए बुलाया, लेकिन जयप्रकाश समझ गया कि उनकी चिंता छात्रों की नहीं है, बल्कि होटल के नुकसान की है। उधर सत्यव्रत को भी धीरे धीरे महसूस होने लगा कि कॉलेज में अधिकांश फैसलों के पीछे किसी न किसी का स्वार्थ छिपा हुआ है। राजेश्वर अब सत्यव्रत की ईमानदारी का सम्मान करने लगा था। उधर जयप्रकाश ने तय किया कि कॉलेज में बदलाव लाने के लिए मैनेजमेंट के भीतर के मतभेदों का फायदा उठाना होगा। लाला हरिचंद चुनाव की तैयारी में थे, गणेशीलाल के होटल को बचाना चाहते थे और उत्तम चंद से भी नाराज थे। बाहर बारिश तेज थी, लेकिन कॉलेज के भीतर उससे भी बड़ा टकराव जन्म ले रहा था। रात के भयंकर तूफान ने राजपुर और कॉलेज को बुरी तरह प्रभावित किया। पेड़ उखड़ गए और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, लेकिन असली तूफान कॉलेज के भीतर था। मैनेजमेंट और अध्यापकों के बीच तनाव बढ़ चुका था। सत्यव्रत को भी समझ आने लगा था कि यहाँ हर फैसले के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा है। दशहरे से पहले 2 महीने का वेतन न मिलने से सत्यव्रत चिंतित था। जयप्रकाश चुनावी कामों में व्यस्त था और कॉलेज की राजनीति भी नगर चुनावों से जुड़ चुकी थी। इन हालातों में सत्यव्रत को पहली बार एहसास हुआ कि
एक शिक्षक को अपने अधिकार और आत्मसम्मान के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। यहीं से उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है।